इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने आपको डिमांड क्या होता है, डिमांड का डायग्राम क्या होता है या डिमांड में क्या रिलेशन होता है, डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन होता है और डिमांड फंक्शन क्या होता है और डिमांड फंक्शंस को हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसके बारे में हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। आप मेरी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। आज का टॉपिक जो है दैट इज मार्केट डिमांड फंक्शन, जो कि कल हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड फंक्शन को। आज हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड फंक्शंस में कौन कौन से फैक्टर्स मार्केट डिमांड फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्रेस करेंगे कि मार्केट डिमांड फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं सिंबॉलिकली। सो dx इज इक्वल टू f px prt y t e n y d। सो एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, अगर आपसे क्वेश्चन में वो पूछता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड फंक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स मार्केट डिमांड फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। सो ऑब्वियसली आप उसमें अगर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को भी लिख देंगे तो वो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी एंड एफ इज फंक्शनल रिलेशन बिटवीन पी एक्स, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये हमारा इंडिविजुअल का ही फैक्टर था, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में ही हमने पढ़ा था प्राइस की किस तरीके से इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को अफेक्ट करता है। फिर पीआरटी मींस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमारी इनकम, इसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड देन एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ये हो गया आपका। अब आगे जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ये जो बाकी के फैक्टर्स हैं ये आपके मार्केट डिमांड फंक्शन में आ जाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि आप अगर मार्केट डिमांड फंक्शन आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आप उसमें इंडिविजुअल फैक्टर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इंडिविजुअल फैक्टर्स में आप मार्केट डिमांड फंक्शंस को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ दिस इज एन। सो एन फर्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ बायर्स। अब नंबर ऑफ बायर्स मार्केट डिमांड फंक्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी एक नंबर ऑफ बायर्स अगर ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड वहाँ बढ़ जाती है, और अगर नंबर ऑफ बायर्स ही कम होंगे तो उस एरिया की जो डिमांड होगी, यानी जो मार्केट डिमांड होगी, वो भी कम होगी। तो इसी वजह से इंडिया को जो है एक बहुत अच्छा मार्केट माना जाता है, बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। सो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ बायर्स जो है वो मार्केट डिमांड फंक्शन को अफेक्ट करता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि डिमांड increases with increase in the number of buyers of a commodity and vice versa। तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, बिकॉज अगर डिमांड इंक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स बढ़ेंगे तो डिमांड डिक्रीज भी होगी अगर नंबर ऑफ बायर्स कम हो जाएंगे। तो पहला फैक्टर मार्केट डिमांड फंक्शन का है नंबर ऑफ बायर्स। नाउ सेकेंड पॉइंट जो हमारा है ये वाई डी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी जो है वो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। कैसे? अगर एक सोसाइटी है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर पुअर लोग हैं और यहाँ पर रिच हैं। सो यहाँ की डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी और यहाँ की जो डिमांड है वो कम होगी। एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रही हूँ मैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर अनइक्वल है
तो ऑब्वियसली इस एरिया की डिमांड कम होगी और इस एरिया की डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, यानी जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा, यानी ना तो कोई रिच होगा और ना ही कोई पुअर होगा, सो क्या होगा, सो पर्टिकुलर एरिया में ही एक जो डिमांड है वो अफेक्ट, मतलब दोनों ही एरियाज में से, चाहे वो ये वाला एरिया हो या ये वाला एरिया हो, बिकॉज रिच और पुअर वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो क्या होगा, डिमांड दोनों ही एरिया से इक्वल आएगी आपकी। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब यही हो गया। तो इसमें हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम in the society आगे इसको कैसे लिखेंगे, इसको आगे लिखेंगे if redistribution of income increases inequality the demand, obviously जिनके पास पैसा होगा वही डिमांड करेंगे, the demand for luxury goods, luxury goods मतलब कार हो गया, एसीज हो गए, ये सब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा आएगी, is expected to rise. Also, a fall in income of the poor people may compel them to shift from नॉर्मल टू इन्फीरियर। ऑब्वियसली उनके पास इनकम नहीं है तो वो मजबूरी में उनको नॉर्मल गुड्स से इन्फीरियर गुड्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो दीज आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट मार्केट डिमांड फंक्शन। आप इसमें इंडिविजुअल के फैक्टर्स भी उसको कंबाइन कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज law of demand. Now what is law of demand? Law of demand कहता है कि other thing remaining constant when price increases, तो मतलब there is inverse relation obviously. तो कैसे? When price increases, demand decreases. This is understood कि अगर किसी चीज़ की कोई चीज़ महंगी होती है, वो चीज़ हम उसकी डिमांड को हम कम कर देते हैं। सो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मैं फिर बोल रही हूँ, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट्स, हम इसको डिफाइन कैसे लिखेंगे? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट या फिर इक्वल क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस with a decrease in own price of the commodity and vice versa. So कहने का मतलब है कि जो रिलेशन है वो क्या है? इनवर्स रिलेशन। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, so what is the relation between price and quantity in law of demand में what is the relation? The relation is inverse relation. And how is it inverse? Price, one thing is increases and other thing is decreases. So this is called inverse relation. Now अब हम इसको टेबल की फॉर्म में बना चुके हैं, अब इसको हम डायग्राम की फॉर्म में भी बना चुके हैं। So आगे अब हम करते हैं assumptions। मैंने बार बार बोल रही हूँ मैं other thing remaining constant या other thing remaining constant या फिर
सेम, इसका क्या मतलब है कि बाकी चीजें सेम रहनी चाहिए। वो बाकी चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आप अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर 2, देयर इज नो चेंज, बिकॉज टेस्ट अगर चेंज हो जाएगा सो लॉ ऑफ डिमांड हम उसको इम्प्लीकेबल कर ही नहीं सकते, हम उसको इम्प्लाई कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, बिकॉज जनरली लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि चीज़ें महंगी अगर होंगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी और चीज़ें अगर सस्ती होंगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है और वो चीज़ 10 रुपये से 5 रुपये की हो जाती है तो मैं क्या उसकी डिमांड को इंक्रीज़ करूँगी? बिल्कुल भी नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि आई डोंट लाइक, वो मेरे को टेस्ट में पसंद नहीं है, मैं उसको प्रेफर ही नहीं करती। ठीक है। सो नेक्स्ट इज देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर। बायर की इनकम भी चेंज नहीं होनी चाहिए, सो तब भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे? अगर मेरी इनकम आज 10,000 रुपये है तो मैं किसी भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड करती हूँ। अगर मेरी इनकम 5,000 हो जाएगी क्योंकि मेरी इनकम फॉल हो गई है तो मैं वो चीज़ कितनी भी सस्ती या कितना भी उसका प्राइस फॉल क्यों ना हो जाए, मैं उसकी डिमांड नहीं कर सकती, बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि मेरी इनकम ही मुझे अलाउ नहीं करती है, क्योंकि मेरी इनकम कम हो गई है। ठीक है। मैं वो चाहे कितना भी प्राइस उसका कम हो जाए बट मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या होगा, तभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी ये चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। नंबर 1, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नंबर 2, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट? थर्ड पॉइंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। अब रिलेटेड गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस में भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चेंज हो जाएंगे तब भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। ठीक है। जैसे हमने पढ़ाया था सब्स्टिट्यूट टी और कॉफ़ी, अगर टी और कॉफ़ी, मैंने क्या बताया था कि प्राइस ऑफ टी डिमांड ऑफ कॉफ़ी। अब प्राइस आपका टी का प्राइस बढ़ गया तो आप जनरली क्या करते? आप यहाँ से शिफ्ट होके कॉफ़ी पे चले जाते हैं। लेकिन रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी चेंज नहीं होने चाहिए। अगर रिलेटेड गुड का प्राइस वही सेम है तब तो ठीक है, आप शिफ्ट हो जाओगे, लेकिन अगर कॉफ़ी का प्राइस भी बढ़ जाता है तो क्या आप टी से कॉफ़ी पे शिफ्ट करोगे? नहीं करोगे। सो यही रीज़न है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी चेंज नहीं होना चाहिए। फिर तो उससे बेहतर तो मैं जब कॉफ़ी के प्राइस दूंगी, इससे बेहतर तो मैं अपना टी कंज्यूम नहीं करूँगी। नेक्स्ट, फोर्थ इज कंज्यूमर do not expect any significant change in the availability of the commodity in the near future. अब नियर फ्यूचर में भी उसको कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई चेंज होने वाला है, कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होने वाला है, तो भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा इम्प्लीकेबल रहता है, अदरवाइज नहीं। अगर सपोज फॉर एग्जांपल इसमें हम करते हैं कि अगर मुझे लगता है आज किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपये है, टुडेज प्राइस 10 रुपीज़, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस 50 रुपीज़ हो जाएगा। सो प्राइस आज कम है तो मुझे क्या करना चाहिए? प्राइस कम होना, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, जबकि आज भी प्राइस 10 रुपये में उसका ज़्यादा दे रही हूँ, क्योंकि पहले ज़्यादा उससे भी कम प्राइस था,
आज मैं फिर भी 10 रुपए दे रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में आज भी महंगाई है, लेकिन फिर भी मैं फ्यूचर में उसका और ज़्यादा प्राइस बढ़ने वाला है, तो लेकिन ये जो प्राइस बढ़ा हुआ है मैं आज भी उस प्राइस पर ज़्यादा कमोडिटी परचेज करके स्टोर करके रख लूँगी, क्योंकि बढ़े हुए प्राइस पर भी। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि जब प्राइस बढ़ा हुआ होता है तो हम डिमांड कम करते हैं, और फ्यूचर में मुझे लग रहा है प्राइस कम होने वाला है, सपोज आज प्राइस 50 रुपये है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में 10 रुपये होने वाला है, तो जबकि प्राइस आज ज़्यादा है, मैं आज उसको जो है उसकी डिमांड को कम कर दूंगी। सो ये सेम चीज़, यही चीज़ आगे भी फॉलो होती है बार बार। सो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब है ये सारे फैक्टर्स उसमें आते हैं कि ये सारे फैक्टर्स रिमेन्स रहने चाहिए। अगर क्योंकि इसमें कोई अगर चेंज हो जाएगा तो फिर लॉ ऑफ डिमांड को हम फॉलो करने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती है, उसमें हम फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हम क्या करें उस टाइम पे। सो नेक्स्ट थिंग आता है, एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है, बहुत बार आता है एक क्वेश्चन कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आता है तो आप सिंपल लिखेंगे डाउनवर्ड क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, तभी तो ये डिमांड कर्व जो है वो इस तरीके से डाउनवर्ड बनता है। लेकिन इसके अलावा भी तो अगर आपसे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स लिखेंगे जिसकी वजह से डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बताता है, जैसे आपने सेकेंड यूनिट में भी इसमें पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ as consumption of commodity increases, marginal utility of each successive unit goes on diminishing। यानी जैसे जैसे हम किसी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं या हम उसको परचेज करते जाते हैं, उससे मिलने वाली जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो क्या होती है, वो कम होती चली आती है। यानी हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं, हम कमोडिटीज़ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और उससे मिलने वाली हमारी सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है, फॉल हो रही है। सो जब अगर एक चीज़ बढ़ेगी और दूसरी चीज़ फॉल होगी, सो आपका जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा, स्लोप्स डाउनवर्ड बनेगा। नंबर टू इज इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट की वजह से भी आपका जो है डिमांड कर्व वो स्लोप्स डाउनवर्ड हो जाता है। कैसे कि इनकम की वजह से अगर मेरी इनकम सपोज जो है वो कम हो जाती है, मेरी इनकम जो है वो कम हो गई है, सो मेरी जो परचेजिंग पावर है वो क्या होगी, जो मेरी रियल इनकम है, जो मेरी परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा, मैं किसी भी चीज़ की डिमांड को कम करूँगी। सो अगर इनकम बढ़ रही है, सो सेम इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम एक्चुअली में लिखना कैसे हमें, इसको हम लिखेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ। बेसिकली इस इनकम इफेक्ट को हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करना है। सो इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड when real income of the buyer changes owing to change in price of the commodity। यानी अगर किसी चीज़ का प्राइस फॉल हो गया, वो 10 रुपए की चीज़ थी आज 5 रुपए की मिल रही है, तो क्या हो गया, अब जब वो चीज़ फॉल हो रही है प्राइस, तो जब मैं पहले अगर 1 kg ले रही थी
तो आज मैं क्वांटिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी, सपोज 1.5 kg लेना स्टार्ट कर दूंगी। सो कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस फॉल होता है तो क्वांटिटी में भी रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस ओइंग टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे रियल इनकम यानी मेरी जो पैसे बचने लग गए, अब जो पैसे बच रहे थे तो उससे मैंने क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया। सो प्राइस फॉल हुआ और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। सो देयर इज इनवर्स रिलेशन। सो क्या होगा, डिमांड कर्व कैसा हो गया, डाउनवर्ड हो गया। यही हमें प्रूफ करना था कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है। नंबर थर्ड इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अब किसी कमोडिटी का प्राइस अगर फॉल हो जाता है तो क्या होगा, प्राइस फॉल हो जाएगा तो क्या होगा, लोग जो पहले कंज्यूम कर रहे थे, ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे थे, वो अपनी डिमांड बढ़ा देंगे, है ना, और नए कंज्यूमर्स भी जो है वो ऐड ऑन हो जाएंगे। सो क्या हो गया, प्राइस फॉल हुआ और डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। सो दोनों में क्या रिलेशन आ गया, इनवर्स रिलेशन। सो इनवर्स रिलेशन की वजह से क्या होगा, जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड। नाउ डिफरेंट यूजेस। अब डिफरेंट यूजेस में क्या होता है, एक गुड के बहुत सारे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क को ही ले लेते हैं, तो मिल्क से जो है हम चीज़ बनाते हैं, हम कर्ड बनाते हैं, हम बटर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। सो अगर मिल्क का प्राइस फॉल हो जाएगा तो क्या होगा, हम उसका जो है डिफरेंट यूज़ करेंगे, हम मिल्क को ज़्यादा भी खरीदेंगे, यानी हम अपनी कंजम्पशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। स्टोर तो नहीं कर सकते बिकॉज मिल्क जो है एक पेरिशेबल गुड है, सो उसको हम ज़्यादा स्टोर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फिर भी हमारे डिमांड में हमारी जो डिमांड होगी वो एक्सपेंड होगी ही होगी। सो इनवर्स रिलेशन, एंड इनवर्स रिलेशन का मतलब हो गया स्लोप्स डाउनवर्ड। इसके बाद एक और फिफ्थ फैक्टर हम पढ़ लेते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है जिसकी वजह से डाउनवर्ड होता है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब हो गया भाई एक गुड आप ले रहे थे, उसका आपके पास सब्स्टिट्यूट था, वो गुड आपको, एक गुड आपकी महंगी हो गई तो आपने क्या किया, जो दूसरी गुड थी सब्स्टिट्यूट, उस पर वो आपको उससे रिलेटिवली चीपर मिल रही थी, आप उस पर शिफ्ट हो गए। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट refers to substitution of one commodity for the other when it becomes relatively cheaper, वो आपको सस्ती मिल रही थी। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कमोडिटी एक्स है, इसका प्राइस फॉल हो जाता है, कमोडिटी एक्स का प्राइस फॉल हो जाएगा तो ये आपको क्या मिल रही है, इट विल चीपर, ये आपको सस्ती मिलेगी। जब ये आपको सस्ती मिलेगी किसके कंपैरिजन में, कमोडिटी y के कंपैरिजन में, दो गुड्स है ना x एंड y, तो इट विल चीपर कंपैरिजन टू कमोडिटी y के। सो क्या होगा, आपने क्या किया, अकॉर्डिंगली x इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर y। आपने क्या किया, आप y पर नहीं गए जबकि आपके पास सब्स्टिट्यूट था, लेकिन आपको वो सस्ती मिल रही थी, तो आपने क्या किया, आप x गुड पर ही गए। सो इट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी x
ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी प्राइस आपका, देखिए प्राइस आपका क्या हुआ था, एक्स कमोडिटी का फॉल हुआ था, जिसकी वजह से कमोडिटी एक्स की डिमांड क्या हो गई थी, बढ़ गई। एक्स कमोडिटी फॉल हो गई और डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी बढ़ गई। सो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो ये था डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड होता है। दिस इज ऑल द रीजन। नंबर 1 था आपका लॉ ऑफ डीएमयू, नंबर 1 था लॉ ऑफ डीएमयू जो हमने पढ़ा, वाई डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड। इसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कई बार ये भी आता है, एक तो ये पूछता है कि वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है, और एक और करके ये भी क्वेश्चन बन जाता है, वाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल। सेम क्वेश्चन है, दोनों में इनवर्स रिलेशन को ही शो करना है। तो क्या क्या रीजन थे मैंने बताया, लॉ ऑफ डीएमयू, दूसरा मैंने आपको इनकम इफेक्ट बताया, तीसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया, फोर्थ साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स, नंबर 5th इज डिफरेंट यूजेस। तो ये सारे आपके डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड के रीजंस हैं। आई होप आपको आपका प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।